हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिबर्टी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिबर्टी विजडम में। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में जब आप पशु रखते हैं अपने फार्म में और उनसे प्रोडक्शन लेना शुरू करते हैं या वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने एनिमल की प्रोडक्टिविटी से। जो फुल टाइम डेयरी फार्मिंग करते हैं, जिनका एक बड़ा रेवेन्यू इनकम का डेयरी फार्मिंग से जनरेट होता है, वो या तो प्रोडक्शन की कमी की वजह से परेशान रहते हैं कि जितना प्रोडक्शन वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने एनिमल से उतना प्रोड्यूस नहीं करता वो। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि वो पशु की इनफर्टिलिटी से परेशान रहते हैं। मतलब पशु गाभिन नहीं हो पाता, टाइम से कंसीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो काविंग साइकिल है वो बिगड़ जाती है, काविंग इंटरवल बड़ा हो जाता है और दूध में ना रहने की स्थिति पशु की बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम नेगेटिव एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दुनिया में हर चीज़ एनर्जी, ऊर्जा से चल रही है ना। अगर एनर्जी नहीं है या नहीं अवेलेबल होगी तो पशु दूध नहीं देगा। इसके बारे में डिस्कशन नहीं किए जाते हैं यूट्यूब में, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मतलब जर्नल अवेयरनेस के जो आर्टिकल आप डेयरी फार्मिंग में पढ़ते होंगे उसमें एनर्जी का जिक्र बहुत कम होता है, जबकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो डेयरी पशुओं में बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके प्रोडक्शन को लेकर। खासकर जो नए ब्रीडिंग स्टॉक्स हैं, जो नया जेनेटिक स्टॉक है, जिस तरीके से बढ़ रही है जेनेटिक पोटेंशियल हमारे एनिमल्स का, दिन ब दिन नए नए बुल्स आ रहे हैं, इम्प्रूव बुल्स आ रहे हैं जिनका प्रोडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर उनको हम देखें तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो दूध एनिमल दें। लेकिन जेनेटिक्स तभी रियलाइज़ की जाती है जब उसे एनवायरनमेंट, उसे न्यूट्रिशन एनिमल को अच्छा मिले। तो वो अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमारे बहुत सारे फार्मर नहीं जानते हैं। हालांकि पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और एनिमल की प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, फार्म्स के प्रॉफिट्स डाउन हो जाते हैं। जितने फार्म्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी एज ए कंसल्टेंट, जिनके फॉर्मुलेशन बना के देता हूँ और उनका मैनेजमेंट देखता हूँ, जित उन सभी फार्म्स में हमने एक अप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, इन हेल्थ, इन फर्टिलिटी, हमने सबको इम्प्रूव किया है इसी कंसेप्ट से कि एनर्जी को अगर हम चैनलाइज कर देते हैं एनिमल के अंदर प्रॉपरली, अपना फीड बनाकर, अपना उसका र्यूमेन की हेल्थ को सुधार कर, उसके लीवर की हेल्थ को सुधार कर एक एनर्जी फ्लो अगर हम बना दें एनिमल के अंदर, तो वो प्रोडक्ट, ना सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव पड़ता है एनिमल की फर्टिलिटी के ऊपर वो पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी एनिमल की, अगर आप एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव कर देंगे तो फिर दूध का प्रोडक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी मैं चैलेंज इस बात को करता हूँ अपनी वीडियो में, अगर कोई डेयरी फार्मर इस परेशानी, इस दुविधा से जूझ रहा है कि उसे प्रोडक्शन चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ठीक से प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही है एनिमल्स की, और एनिमल की फर्टिलिटी नहीं है, काव्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक से ग्रो नहीं करते हैं, तो वो फॉलो करे हमारे प्रोटोकॉल्स को जैसा हम बताते हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए जो यहाँ पर बताए जाएंगे, तो उसके यहाँ अप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब प्रॉफिट्स में बहुत आपको इम्प्रूवमेंट अपने देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसका मतलब जो टाइटल है वो है कि इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑन द फर्टिलिटी ऑफ डेयरी काउस। एनर्जी अवेलेबिलिटी, जो ऊर्जा है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कहें, नेट एनर्जी कहें, उसकी जो अवेलेबिलिटी है डेयरी काउस के अंदर, वो किस तरीके से उसकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है,
वो हम यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे। अगर आपके एनिमल्स की फर्टिलिटी ठीक है तो आपका फार्म लॉन्ग रन में बहुत अच्छा चलेगा और आपके डेयरी फार्म बिजनेस के एक्सपेंशन के चांसेस भी बहुत अच्छे होंगे। जितना फीड कंसंट्रेट फीड मार्केट में मिलता है उसमें अगर आप देखेंगे तो एनर्जी को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उसमें ये नहीं लिखा रहता कि इसके अंदर कितनी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है। उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल रहती है कि प्रोटीन इतना है, ईथर एक्सट्रैक्ट इतना है और क्रूड फाइबर इतना है, ये सब बातें, ये कैल्शियम फास्फोरस के बारे में भी कुछ लोग लिख देते हैं, ये सब लिखी रहती हैं, लेकिन एनर्जी को नहीं बताया जाता। एनर्जी आती कहाँ से है पशु के अंदर? वो आती है जो पशु दाना चारा खाता है तो उसके अंदर जो, जिससे वो एसिड बनता है, क्योंकि जो भी उसके पेट में जा रहा है एज ए न्यूट्रिएंट, चाहे वो साइलेज जाए, भूसा जाए या फिर कंसंट्रेट जाए, वो जाकर एसिड बनाता है। इवन प्रोटीन भी जाकर डिग्रेड होता है, वो उससे भी अमीनो एसिड से एसिड अलग निकल जाता है, अमीन ग्रुप या अमोनिया अलग निकल जाती है, उससे भी एसिड बनता है। तो हर चीज़ एसिड बना रही है ह्यूमन में जाकर, तो वो एसिड एब्जॉर्ब होते हैं ह्यूमन में से, उसके ब्लड के अंदर कुछ एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज हो जाते हैं, जैसे एसीटेट है, ब्यूटाइरेट है, और कुछ जाकर ग्लूकोज को बना लेते हैं। मेरी पिछली वीडियो जिसमें ग्लूकोज और मेटाबोलाइजेबल एनर्जी के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, वो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम होता है प्रोडक्शन के लिए। अगर ग्लूकोज ना हो तो मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज को फर्टिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन दिन ब दिन मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जेनेटिक पोटेंशियल एनिमल का बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे सीमेन से हम उसे, अपने एनिमल को कंसीव कराते हैं, और जो एनिमल निकल के आता है, जो हीफर्स आती हैं, नए एनिमल्स आते हैं, उनका पोटेंशियल, जेनेटिक पोटेंशियल मिल्क प्रोडक्शन का पहले वालों से अच्छा होता है। लेकिन हमारा जो फीडिंग का ढर रहा है, जो हमारी फीडिंग की नॉलेज है फार्मर्स की, वो वहीं की वहीं है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, जिसकी वजह से एनिमल मतलब अपने पशु से उसकी क्षमता के मुताबिक, उसकी क्षमता के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं ले पाता है। फिर कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, उसे लगता है कि यार मैं डेयरी फार्मिंग गलत कर रहा हूँ, इसे कैसे इम्प्रूव करूँ। और कोई भी उसे मतलब इस बारे में, इस डीप साइंस के बारे में गाइड नहीं करता है। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जो हाई यील्डिंग डेयरी काउज होती हैं, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है, बछड़ा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद दूध का प्रोडक्शन शुरू होता है। दूध प्रोड्यूस करने के लिए ही काउस को सेलेक्ट किया गया है, मतलब उनका जो जेनेटिक सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत तेजी के साथ दूध का प्रोडक्शन एनिमल के अंदर बढ़ता है। तो दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन एनिमल इतना ज़्यादा इनटेक नहीं कर रहा होता है फीड का, तो एनिमल नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि जब काऊ की एनर्जी डिमांड्स उसके मिल्क प्रोडक्शन से एक्सीड करती हैं, मतलब जितना वो खा रहा है, मान लीजिए काऊ कंज्यूम कर रही है 30 मेगा कैलोरी एनर्जी, और प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्शन जो हो रहा है, मतलब जो मिल्क आ रहा है, उस मिल्क के अंदर 35 मेगा कैलोरी एनर्जी है, या उस मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए 35 मेगा कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो -5 मेगा कैलोरी का जो एक गैप है, उसे ही हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पशु दूध के अंदर जो एनर्जी डाल रहा है, वो फीड से 30 मेगा कैलोरी फीड से डाल रहा है, और 5 मेगा कैलोरी अपने अंदर से डाल रहा है। उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई? जो उसने BCS ट्रांजिशन टाइम में, ड्राई पीरियड में गेन किया था इन द फॉर्म ऑफ फैट या प्रोटीन, वो धीरे धीरे निकलता रहता है, और वो फैट ब्लड में आता है, लीवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, उससे ग्लूकोज बनता है, फिर वो दूध में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर ये जो वेट का मोबिलाइजेशन होता है, जो वेट लूज करता है एनिमल शुरू के दिनों में, यही बताता है कि एनिमल कितनी नेगेटिव एनर्जी में है। नेगेटिव एनर्जी में होना एनिमल के लिए एक, मतलब जाता तो है, लेकिन जितना कम जाए उतना अच्छा है।
समझे आप? अगर आप फीडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फीडिंग कराने का हमारा मकसद ये होना चाहिए, जो कि नहीं होता ज़्यादातर फार्मर्स का, क्योंकि उन्हें एनर्जी के कंसेप्ट का इतना आइडिया नहीं होता है। मकसद हमारा ये होता है, ये होना चाहिए कि हम अपने पशु की एनर्जी को कम से कम यूटिलाइज करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए 1 किलो फीड है जिसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो है 2.6 मेगा कैलोरी एनर्जी, ठीक है। और 1 किलो फीड से आपका 2 किलो मिल्क प्रोड्यूस होता है, या 2.5 किलो मिल्क प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ काउस। भैंसों में 2 किलो मिल्क प्रोड्यूस होता है 1 किलो फीड से। 1 किलो फीड कितने का बन रहा है आज के टाइम में? एक बहुत अच्छा, अगर फीड हम बनाएं इस टाइम, बेस्ट फीड मतलब जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम और फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन जो मैं बना रहा हूँ वो फार्मर यूज़ कर रहे हैं, उस फीड के अंदर वो लगभग 35 रुपए तक का बनता है। तो वो जो 35 रुपए का फीड बन रहा है वो लगभग 2.5 लीटर दूध को प्रोड्यूस करता है। अगर हम बॉडी कंडीशन की बात करें, बॉडी कंडीशन जो लूज होती है, जो निगेटिव एनर्जी में एनिमल चला जाता है, अगर आधा किलो वेट लूज कर रहा है एनिमल, तो लगभग 2.5 किलो दूध वो आधा किलो वेट से प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो फीड जो आप दे रहे हैं 35 रुपए का, वो अगर नहीं देंगे तो एनिमल अपना आधा किलो वेट लूज कर देगा और उससे वो 2.5 लीटर दूध बना लेगा। ये मोटा मोटा सा एक कैलकुलेशन है। ये सब अप्रोक्सीमेट में चलता है, क्योंकि दूध की जो एनर्जी होती है, फैट वगैरह एसएनएफ, इस पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट कितना उसे फीड और कितना उसका वेट होता है। लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो बाद में जब एनिमल वो दूध दे चुका होगा अपना वेट लॉस करके, मान लीजिए उसने 2.5 किलो दूध दिया, आधा किलो अपना वेट लूज कर दिया, तो उस आधा किलो वेट को गेन करने के लिए एनिमल को आपको 3 किलो फीड देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो दूध आप 1 किलो फीड में ले सकते थे, वो आपने इनडायरेक्टली 3 किलो फीड में लिया। तो जो दूध आपका मान लीजिए 35 रुपए में पड़ रहा था, तो वो उसके लिए आपने फिर खर्च किए लगभग 105 रुपए। ये क्योंकि डेयरी फार्मर्स इन बातों का हिसाब नहीं रखते हैं और रख भी नहीं मतलब उनके अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं होगी इतना कैलकुलेशन और ये सब करने की। इस वजह से वो क्या सोचते हैं कि हम तो खिला रहे हैं अपने एनिमल को, और एनिमल अपने जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से ज़्यादा दूध देने की कोशिश करता है, तो वो अपने बॉडी वेट को लूज करता रहता है। तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट आता है कि ग्लूकोज और एनर्जी का, यहाँ पर हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम फिर डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। खासकर जो इम्प्रूव्ड एनिमल हैं उनके साथ तो हमारी डेयरी फार्मिंग नहीं चल सकती है। बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने फार्म को मैनेज करें। मैंने ट्रांजिशन पे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेके कि वो अपने हिसाब से मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहे, या आए, मतलब फार्मर इस बात को समझे। तो खैर, तो यहाँ तक आप नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट समझ चुके हैं कि वो एनिमल के ऊपर क्या होता है या कैसे होता है। तो इसी एनर्जी इम्बैलेंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम इस लेक्चर को मतलब आगे देखेंगे, या आगे आपको बताया जाएगा कि दो चीज़ें होती हैं फर्टिलिटी में। फर्टिलिटी के लिए अगर हम बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की तो बात पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ, जिसकी मैंने जिक्र किया, वो आप देख सकते हैं। लेकिन फर्टिलिटी के लिए एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस या उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो मेटाबॉलिक फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है और एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ओवेरियन फंक्शन, जहाँ पर अंडा बनता है, ओवम बनता है, जिसकी वजह से एनिमल प्रेग्नेंट होता है, उस साइड की क्वालिटी और हीट में आना एनिमल का, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इन सब में चेंज देखने को मिलता है, ये डाउन हो जाती हैं, इन पे नेगेटिव इफेक्ट इन पे देखने को मिलता है। तो शुरुआत
हम जो करते हैं वो इस बात से करते हैं कि नॉर्मल फर्टिलिटी क्या होती है एनिमल की, या एक आइडियल डेयरी फार्म में जो काविंग साइकिल है वो कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए आज आपका काफ पैदा होता है, आ, और तो हम उसे ज़ीरो, मतलब उसका डे, उसकी एज मानते हैं। जिस दिन गाय ब्याती है उससे 60 से 70 दिन का वॉलेंटरी वेटिंग पीरियड हम मानते हैं। वॉलेंटरी वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि अगर उससे पहले गाय हीट में आ जाए तब भी हमें उसे ज्ञापन नहीं कराना है। कम से कम उसे 70 दिन का हमें एक तरीके से रेस्ट देना होता है, ताकि उसका जो यूट्रस है जिसमें भी बच्चा था और उसने उसे वो किया है, वो अपना इन्वोल्यूशन होकर अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाए, उसके अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, उसका इन्वोल्यूशन हो जाए और वो प्रॉपर साइज में आ जाए, ताकि दोबारा से वो कंसीव कर सके। तो 60-70 दिन का हम देते हैं। और जहाँ पर फिर मैं वही कहूँगा, जो फार्मर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ख़ासकर जो पंजाब में लोग हैं, वो जाकर देख भी सकते हैं, उन फार्मर्स से मिल भी सकते हैं कि उनके यहाँ कितना इस बात को लेके इम्प्रूवमेंट आया। एनिमल 30-35 दिन के अंदर हीट में आ जाता है और अच्छी खासी हीट शो करता है, लेकिन हम उसे दूसरी हीट तक, मतलब 70 दिन तक उसे मेट नहीं कराते। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि वो 3 महीने की एज तक या 90 दिन की एज पे काविंग होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर मिल्किंग चलती रहती है। और 2 महीने पहले, काविंग से 2 महीने पहले, मतलब 7वें महीने पर, जब वो 7वें महीने का प्रेग्नेंट होता है, ये कहिए 10-11 महीने वो दूध दे चुका होता है, तो उस टाइम हम उसे ड्राई कर देते हैं 2 महीने का। वहाँ पर हम एनिमल को रेस्ट देते हैं, ताकि वो अगली लैक्टेशन के लिए अपने आप को तैयार कर ले। जो लोग ये रेस्ट नहीं देते हैं उनके यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, फर्टिलिटी के इशू आते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि 10 से 11 महीने मिल्किंग होती है, 2 महीने का ड्राई पीरियड दिया जाता है, और उसके बाद काविंग हो जानी चाहिए। हर 12वें से 13वें महीने हमें काफ अगर मिलता रहे तो हमारे यहाँ बढ़िया एकदम प्रोडक्शन बना रहेगा और एनिमल में इश्यूज भी नहीं आएंगे, अगर हमने फर्टिलिटी को ठीक कर लिया। फर्टिलिटी एक तरीके से गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है। बाकी चीज़ें मेटाबॉलिज्म है, वो एक्सीलेटर है, जो उसका दूध है वो एक क्लच की तरह है, या मतलब आप इस टाइप से इसे समझ सकते हैं। तो स्टीयरिंग जो है वो फर्टिलिटी है, वो ही डायरेक्शन आपके फार्म को देगी। बहुत तेज़ आप गाड़ी चलाइए और स्टीयरिंग अगर आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो वो किसी पेड़ में आपकी गाड़ी जाके टकरा जाएगी या सड़क से उतर जाएगी, है ना। तो फर्टिलिटी एक तरीके से स्टीयरिंग का काम करती है। तो नॉर्मल फर्टिलिटी में क्या होता है, दो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हेल्दी एनिमल हो और उसके अंदर प्रॉपर ईस्ट्रस साइकिल चल रही हो। ईस्ट्रस साइकिल के लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, अभी अपलोड की है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो उससे आपको ईस्ट्रस साइकिल और उसमें उससे होने वाले, मतलब किस तरीके से वो गवर्न होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी एक वीडियो मुकम्मल, मतलब तौर से जानकारी हर चीज़ के बारे में नहीं दे सकती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, स्ट्रेस साइकिल का जिक्र कर रहा हूँ कि स्ट्रेस साइकिल में ओवम बनता है। अगर आपको ओवम ना पता हो, ओवरी का फंक्शन ना पता हो, स्ट्रेस साइकिल का फंक्शन ना पता हो, तो आपका ये वीडियो देखना बेकार है, आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आएगा। तो नॉलेज को अपग्रेड करना ही हमारा काम है, एलिवेटनी विजडम इसी बात पे, मतलब शुरू से हम काम करते हैं कि एजुकेट करें फार्मर को, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो खैर, जब ओवम रिलीज होता है, आ, मतलब हेल्दी एनिमल के अंदर से, तो फिर हम उसे इंसेमिनेट कराते हैं और हेल्दी ओवम आएगा तो वो हीट के साइन शो करता है एनिमल। जब हमें पता चल जाता है कि एनिमल हीट में है, तो हम उसे कंसीव करा देते हैं सीमन से, और वो एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है और उसमें फिर वो बच्चा हमें मिल जाता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक हेल्दी एनिमल हो जिसके अंदर प्रॉपर ईस्टर साइकिल हो रही हो, और एक हेल्दी ओवम निकल के आ रहा हो एट द टाइम ऑफ हीट। दूसरा, हमें स्पर्म्स चाहिए जो बुल से मिल जाते हैं। तो स्पर्म्स की या सीमेन की तो हमें कोई चिंता है ही नहीं। सीमेन की तो हमारे पास भरपूर सप्लाई है, आप स्ट्रॉ लेके आते हैं, अपने एनिमल को इंसेमिनेट करा देते हैं। तो बेसिक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है एनिमल को प्रेग्नेंट कराने के लिए, वो है ओवम, हेल्दी ओवम। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम ये देखें कि प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फर्टाइल ओवम, वो कंसेप्शन के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छी ओवरी होनी चाहिए। एनिमल की जो ओवरी होती है
ओवरी के अंदर अंडे बनते रहते हैं, ओवम बनते रहते हैं और वो साइकिल चलती रहती है जिसे हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। हर 21वें दिन पर एक अंडा, अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो हर 21वें दिन पर एक हेल्दी एनिमल एक अंडे को मतलब निकालता है। एक oocyte निकलती है, मैच्योर होती है, रिलीज होती है, और जब वो मैच्योर होकर रिलीज होती है तो उसे फिर आके स्पर्म या सीमेन मतलब फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन ये जो मैच्योरेशन होता है oocyte का, ये जो डेवलपमेंट होता है ओवम का, जिस हेल्दी ओवम की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसके लिए हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं। और ये हॉर्मोन्स मतलब ये स्ट्रिक्टली हॉर्मोन गवर्न होता है। मतलब अगर हॉर्मोन्स ठीक नहीं होंगे, वो इम्बैलेंस होंगे, तो ओवम ना तो मैच्योर होगी oocyte प्रॉपर, ना ओवम का डेवलपमेंट होगा, और कई केसेस में जो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर केसेस होते हैं उसमें ओवम निकल भी नहीं पाता है, मतलब ओवरी से बाहर भी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उसकी हेल्थ, उसका मतलब डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हार्मोन पे बेस्ड होता है। हार्मोन जो गवर्न करते हैं वो मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हार्मोन्स के प्रोडक्शन को और उसके बैलेंस को गवर्न करते हैं, उसके बैलेंस का निर्धारण करते हैं। तो उनमें से एक फैक्टर होता है एनर्जी स्टेटस। काऊ का एनर्जी स्टेटस क्या है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, वो कितनी, ऐसा तो नहीं है कि काऊ के अंदर एनर्जी की कमी है जिसे हम निगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। अगर काऊ के अंदर उस ऊर्जा की कमी है तो वो हार्मोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जब वो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है तो फिर एनिमल में oocytes जो उसकी ओवरी में बन रही हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, मैच्योर नहीं हो पाती हैं। ओवुलेशन अगर हो भी जाता है तो अनहेल्दी ओवम निकल के आता है। तो उसका अगर आपने उसे कंसीव करा भी दिया एक बार तो वो फिर एनिमल अबॉर्ट कर जाता है, या दोबारा से वो फिर रिपीट ब्रीडिंग में चला जाता है। पिछली वीडियो में फेल सेफ मैकेनिज्म वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि एनर्जी किस तरीके से फर्टिलिटी से जुड़ी हुई है। तो होता क्या है कि जो ओवरी की बायोलॉजी है उसमें ओवम का रिलीज होता है ना। तो एक बार हम जल्दी से ईस्टर साइकिल को देख लेते हैं। तो ओवरी जो होती है इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं जो उसके जन्म के समय से ही बछिया के अंदर होती हैं। जब वो एक मैच्योरिटी पे पहुंचती है, अपने एडल्टहुड पे पहुंचती है, जवान होती है वो, तो वो जो oocytes का पूल होता है, मतलब हजारों oocytes होती हैं, 70,000 से 1 लाख के करीब तक oocytes होती हैं, और एक महीने में सिर्फ एक ही मैच्योर होनी है ना। तो एक बहुत बड़ा पूल ओवरी के अंदर रहता है। ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सेकेंडरी oocyte बनती है। ठीक है, फिर वो उसमें फॉलिकुलर फ्लूइड आने लगता है, फिर टर्शरी oocyte बनती है, मैच्योर होने लगती है, ग्राफियन फॉलिकल जिसे कहते हैं, फिर रप्चर होता है उसके अंदर से और एक ओवम रिलीज हो जाता है। इस ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है सीमेन से, और ये फिर मतलब जाइगोट बन जाता है, भ्रूण बनता है, और फिर फीटस बनता है, काफ बन जाता है। जब ओवम निकल आता है ओवरी के अंदर से, तो जो वो स्ट्रक्चर बनता है जहाँ से ओवम निकला है वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्पस लूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपने अंदर से निकालता है, और वो हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब मान लीजिए ओवम निकला, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, या सीमेन इंसेमिनेशन की टाइमिंग गड़बड़ हो गई, या ओवम निकल ही नहीं पाया, तो क्या होगा कि कॉर्पस लूटियम जो बनेगा, ठीक है, वो थोड़े दिन बाद रिग्रेस हो जाएगा। मतलब अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो रिग्रेशन में चला जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन निकालना बंद कर देगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन निकलना कम होगा, दोबारा से दूसरी फॉलिकल का, दूसरी oocyte का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और फिर उसी फेज में वो आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो फॉलिकुलर वेव्स चलती रहती हैं। फॉलिकुलर वेव्स ईस्टर साइकिल वाली उसमें बहुत अच्छे से समझाई हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप इसे समझना चाहते हैं। तो फॉलिकुलर वेव्स जो चलती रहती हैं, यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर ओवुलेशन में ओवम फर्टिलाइज हो गया सीमेन से और एनिमल प्रेग्नेंट हो गया, तो ओवरी एकदम
एक अरेस्ट में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में हमारी फॉलिकल्स होती हैं। मान लीजिए एक ओवुलेशन हुआ, ठीक है, और पिछली वाली जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज में है, और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो उनका जो मैचुरेशन है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज में थी एक फॉलिकल, और ओवुलेशन हो चुका, एनिमल प्रेग्नेंट हो गया, तो अब ओवरी उसी स्टेज में रेस्ट हो जाएगी, दूसरी oocyte नहीं बनेगी, दूसरा ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, एनिमल प्रेग्नेंट हो गया, अब दोबारा तो वो उसमें प्रेग्नेंट हो नहीं सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन बना रहता है और ओवरी उसी स्टेज में जाकर अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब काविंग होती है, जब काविंग हो जाएगी तो ओवरी दोबारा से अपने आप को एक तरीके से रीसेट करती है, रीस्टार्ट करती है, और उसी जगह से शुरू करती है। अब जहां पर पुरानी 9 महीने पहले जो एक oocyte अरेस्ट हुई थी सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज में, अब अगर वो ओवुलेट नहीं करती है, ठीक है, वो अगर उसका ओवुलेशन ना हो तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार वो सिस्ट बन जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं। जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर जो उस oocyte को मैच्योर कराते, उसका फिर ओवुलेशन कराते, वो क्या कहते हैं, वो इम्बैलेंस में चले जाते हैं। वो इम्बैलेंस क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी का एनर्जी स्टेटस वो डाउन होता है, एनिमल निगेटिव एनर्जी में रहता है। तो अब आप इसे समझिए कि 5 बेसिक हॉर्मोन्स हैं, जीएनआरएच है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, जिससे ओवुलेशन होता है, और एनिमल अगर फर्टिलाइज हो जाता है, इंसेमिनेट हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसे मेंटेन करते हैं उसकी प्रेगनेंसी को। तो जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, फिर एफएसएच, एलएच पिट्यूटरी से निकलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो ओवरी से निकलते हैं। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इंसुलिन, लेप्टिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ग्लूकागोन वगैरह, ये सपोर्ट करते हैं। इनका मतलब एक कनेक्शन रहता है इन रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स के साथ। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो इन हॉर्मोन्स में गड़बड़ हो जाएगी, इंसुलिन वगैरह में। जब इंसुलिन में गड़बड़ होगी तो ये वहाँ पर सिग्नल भेजेंगे कि यहाँ पर एनर्जी की कमी है, बच्चा अभी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं आ सकता, या ओवुलेशन अभी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है एनिमल के अंदर। तो अब हम आते हैं एनर्जी डायनेमिक्स के ऊपर, जो कि काउस के अंदर होती है। काउ के अंदर एनर्जी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? देखिए, जब ट्रांजिशन पीरियड से एनिमल गुजरता है, जब काविंग हो जाती है, उसके पास सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट किए जाते हैं। क्योंकि पहले तो वो दूध नहीं दे रहा था। मान लीजिए 17 तारीख को अगर उसकी काविंग हुई है, तो 16 को वो दूध नहीं दे रहा है और 18 को वो दूध दे रहा है। और जितनी भी ये मतलब डेवलप ब्रीड्स हैं, एचएफ वगैरह है, जर्सी है, इनके अंदर दूध भी बहुत ज़्यादा होता है। हमने पहले दिन अपने फार्मर के यहाँ 21 लीटर दूध निकाला है, और एक बूंद भी थन में नहीं छोड़ा, और ना ही काफ को पिलाया। निकालने के बाद काफ को कोलेस्ट्रम पिलाया गया, लेकिन उसे डायरेक्ट उसके थनों से नहीं मतलब पिलाया। तो हमें ये पता है कि पहले दिन काऊ ने 21 लीटर दूध दिया है। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो दूध में लगभग 1 मेगा कैलोरी एनर्जी लगती है, 1 किलो दूध बनाने में, जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होती है। और कैल्शियम लगता है लगभग 3.2 टू 3.5 ग्राम के करीब। तो 20 लीटर दूध में लगभग 60 ग्राम से ज़्यादा कैल्शियम निकल गया, और 20 मेगा कैलोरी उसकी एनर्जी, या 20,000 किलो कैलोरी एनर्जी उसकी दूध में पहले दिन ही निकल गई। तो आप सोचिए कितना एनिमल उसमें रहता है बर्डन में। शुरुआती दिनों में गाय इतना खाती नहीं है। हालांकि जो हम इसे प्रोटोकॉल अपने फार्मर्स को देते हैं और वो उसे फॉलो करते हैं, तो हमारा एनिमल खैर पहले दिन से उसका ड्राई मैटर इनटेक बहुत अच्छा होता है। लेकिन आम तौर पे जो मतलब ट्रेडिशनल फार्मर हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ ड्राई मैटर इनटेक पशु का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो उन बातों का ट्रांजिशन पीरियड में ध्यान नहीं रखते जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो खैर, एनिमल तुरंत नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। उसकी बॉडी से जब इतना दूध में इतनी एनर्जी जाएगी, 20 के मेगा कैलोरी या 20,000 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। 20,000 किलो कैलोरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी जो 70-80 किलो का है, उसे दिन की
1600 से 2000 या 2200 किलो कैलोरी एनर्जी उसे चाहिए होती है। अब सोचिए 20,000 किलो कैलोरी काऊ को सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए ही चाहिए पहले दिन, जबकि उसने 20 लीटर दूध दिया है एक डेवलप्ड काऊ ने। और जैसे जैसे वो दूध बढ़ेगा उस हिसाब से वो रिक्वायरमेंट बढ़ने लगेगी। अगर एनिमल मान लीजिए 60 लीटर दूध दे रहा है तो उसे 60,000 किलो कैलोरी या 60 मेगा कैलोरी एनर्जी या उससे भी ज़्यादा मतलब थोड़ा चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी वगैरह भी होती है, एनिमल स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो इतनी एनर्जी एनिमल को चाहिए जो कि उसे फीड से नहीं मिल पाती। किसी और वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एक अलग बैलेंस शीट दिखाऊंगा। तो जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ कि वो खा इतना नहीं रहा है लेकिन दूध में एनर्जी ज़्यादा निकाल रहा है, तो बॉडी क्या करती है, फैट को मोबिलाइज करना शुरू कर देती है। जिससे तो फैट मोबिलाइज कैसे होता है, फैट दरअसल जो बॉडी के अंदर जमा रहता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में रहता है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, उसमें 3 फैटी एसिड जुड़े रहते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज़ को, जब फैट वाले टिश्यूज़ को ये सिग्नल पहुंचता है कि एनर्जी की कमी है, आप फैट को भेजिए, तो वो तोड़ने लगता है अपने ट्राइग्लिसराइड को और से एक एक करके फैटी एसिड्स को भेजता है, जिसे नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स कहते हैं या नेफा उसे कहा जाता है। इसी तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी एक तरीके का उसी का ही मेटाबॉलिक या मेटाबोलाइट होता है, वो भी आने लगता है। ये इस बात के हॉलमार्क होते हैं, ये इस बात की गारंटी होती है नेफा की जो बढ़ी हुई तादाद होती है ब्लड के अंदर। अगर आप अपने पशु को देखें, मतलब अगर वो ठीक से दाना चारा नहीं खा रहा है और आप उसके ब्लड का टेस्ट करें और वो शुरुआती लैक्टेशन में हो, तो आपको नेफा उसमें बढ़ा हुआ दिखेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया जिसमें फेल सेफ मैकेनिज्म, जिसमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की बात की, ग्लूकोज की बात की थी कि ग्लूकोज ही चाहिए हमें लैक्टोज सिंथेसिस के लिए। दूध ग्लूकोज से ही बनेगा, मतलब ग्लूकोज से लैक्टोज बनेगी, लैक्टोज फिर मिल्क में आएगी। तो ये जो नेफा जाता है, ये नेफा फिर बॉडी के अंदर मतलब लीवर के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। लेकिन इसके लिए भी हमें अलग से थोड़ा सा मतलब कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं। तो जब नेफा और ग्लूकोज एनर्जी के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या दो रेपर्टोर्स होते हैं जहाँ से एनर्जी पशु को मिलती है। ग्लूकोज चाहिए, मतलब नेफा को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है बॉडी, नहीं करती है, उसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन का रोल आता है। यहाँ पर इंसुलिन एक की मेटाबॉलिक हार्मोन होता है और शुरुआती दिनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी देखने को एनिमल में मिलती है। कुछ तो नेचुरल होती है क्योंकि उसे डाइवर्ट करना है, मतलब और इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि और सेल्स यूज़ नहीं कर पाती हैं ग्लूकोज को और ग्लूकोज को डाइवर्ट कर दिया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब नेफा बढ़ता है या फैट बढ़ता है, आपने देखा भी होगा कि जो लोग फैट मतलब जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज़ होती है, उन्हें फैट खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। तो नेफा के आने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन के काम करने का की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और इस वजह से बॉडी में बहुत सारे फंक्शन इससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होती है इसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में, ये एंडोक्राइन फंक्शन को डिसरप्ट करती है, उसे डाउन कर देती है। एंडोक्राइन फंक्शन जब हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाते हैं, जैसा अभी वीडियो में मैंने पहले बताया आपको, तो ओवेरियन एक्टिविटी कम हो जाती है। जो ओवरी की एक्टिविटी है, जहाँ पर वो ओवम बन रहे थे, वो अंडे बन रहे थे जो निकल के आते हीट के टाइम में, फिर उन्हें फर्टिलाइज किया जाता और एनिमल प्रेग्नेंट होता, वो पूरी की पूरी मशीनरी, वो कमांड स्ट्रक्चर वो डाउन हो जाता है। oocyte की क्वालिटी डाउन हो जाती है जिससे पूरी की पूरी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। तो ये बात पूरी रिसर्चेज में देखी गई है कि जो एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होते हैं उनकी फर्टिलिटी बहुत डाउन हो जाती है, उनके अंदर फर्टिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और बहुत लंबा अरसा अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का जो पीरियड है वो लंबा अरसा चलता है, तो पल्सेटाइल जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है, एलएच होता है, जो कि एक तरीके से मैच्योर करवाता है ओवम को। जो oocytes होती हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, उनकी मैच्योरेशन में, उनके डेवलपमेंट में जो हेल्प होती है एलएच की, एनएबी से वो एलएच का सिक्रीशन कम होता है और जो ओवरी की रिस्पॉन्सिवनेस है एलएच के लिए वो भी कम हो जाती है। जिससे मतलब जब फॉलिकल डेवलप नहीं होगी तो
एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं होगा, और एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं होगा तो फर्दर डेवलपमेंट फॉलिकल का नहीं हो पाएगा और ओवुलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और इसी वजह से साइक्लिसिटी एनिमल मतलब हीट में नहीं आते हैं, ईस्ट्रस शो नहीं करते हैं इवन 2 महीने बाद भी। मतलब जब आपने उन्हें मतलब बछड़ा देने के 2 महीने बाद तक भी वो दोबारा हीट में नहीं आते हैं। आप चाहे उनमें इंजेक्शन भी लगाएंगे ना तो हो सकता है वो थोड़ा शो कर दे, लेकिन वो फिर बच्चा गिरा देगा। एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी उन केसेस में हो जाती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कैसे मतलब पोस्टपार्टम पीरियड में काउस की ऊसाइट क्वालिटी, उसके मैच्योरेशन, ओवुलेशन और हीट को अफेक्ट करती है, वो हम देखेंगे। हमने एनर्जी को मतलब एनर्जी का बॉडी में जो एनर्जी का पैरामीटर है वो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी। अगर ग्लूकोज कम अवेलेबल होगी तो मतलब एनर्जी जो स्टेटस है एनिमल का वो डाउन है, वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है। तो हम ये चीज़ देखते हुए यहाँ से अब चलेंगे। दूध के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, कोई और चीज़ ग्लूकोज की जगह नहीं ले सकती है। बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो वोलेटाइल फैटी एसिड से मतलब पूरी होती रहती है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हर वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। तो अब oocyte क्वालिटी की बात करते हैं। तो oocytes क्या है? एग्स हैं ओवरी के अंदर। तो उनकी जो क्वालिटी है वो उनके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें वो मतलब oocyte पनप रही हैं, जिसमें डेवलप हो रही हैं। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम होगी तो oocyte को एनर्जी के लिए प्रॉपर मतलब एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो ग्लूकोज को ही अपनी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करती है। जब उसे एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वहाँ पर उसका जो डेवलपमेंट है वो हाल्ट हो जाएगा, वो रुक जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, और ये हार्मोन्स जो हैं जैसा अभी बताया, इंसुलिन है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत रोल रहता है। तो कम ग्लूकोज होने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन भी कम निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों से, ग्लूकोज के कम होने की वजह से और नेफा के बढ़ने की वजह से, नेफा इंसुलिन का रेजिस्टेंस करेगा और कम ग्लूकोज की वजह से इंसुलिन कम निकलेगा। जब ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो oocyte ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगी, और मैच्योर नहीं हो पाएगी तो उसका ओवुलेशन नहीं होगा, वो ओवरी से बाहर नहीं आएगी। तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी क्रूशियल हो जाती है इस स्टेज पर। अगर हम मतलब पर्याप्त ग्लूकोज एनिमल को नहीं मतलब प्रोवाइड कराएंगे तो उसका मैच्योरेशन पूरा नहीं होगा और जो क्वालिटी है एग्स की वो पुअर होगी। मान लीजिए मतलब कम मैच्योरिटी में ही वो ओवुलेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर ओवुलेट हो गई तो उसका एग की क्वालिटी, ओवम की क्वालिटी बहुत पुअर होगी और हो सकता है वो फिर फर्टाइल भी ना हो। ठीक है, तो ओवुलेशन, मैच्योर oocyte का ओवुलेशन होता है ओवरीज के अंदर। ये गवर्न होता है LH से। जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी वो 2 तरीकों से काम करता है, एक तो पल्सेटाइल उसकी फॉर्म होती है और एक सर्ज होती है। मतलब जब oocyte मैच्योर हो रही होती है उस टाइम वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। मान लीजिए 4-4 घंटे या 6-6 घंटे के उस पर निकलता रहता है। लेकिन जब oocyte पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब इसकी एक सर्ज आती है, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा LH निकलेगा, वो ल्यूटनाइज करा देगा मतलब ओवरी में से, जहाँ पर वो पनप रही थी, जिस फॉलिकल के अंदर पनप रहा था ओवम या एग, वहाँ वो फट जाएगा और ओवम बाहर आ जाएगा, जिसे ओवुलेशन कहा जाता है। तो LH हार्मोन का जो सिग्नलिंग पैटर्न होता है, अगर ग्लूकोज कम है तो वो हार्मोन का सिग्नलिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इंसुलिन अपने आप में एक फैक्टर है। ठीक है, तो क्योंकि इंसुलिन LH के सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करता है, अगर इंसुलिन कम होगा तो LH भी कम हो जाएगा। तो लो ग्लूकोज से लो इंसुलिन होगा बॉडी के अंदर, LH की जब इंसुलिन कम होगा तो LH की सर्ज नहीं होगी, जब LH की सर्ज नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ है जिसके लिए ये लेक्चर बनाया गया, ये समझाने के लिए कि अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं है बॉडी के अंदर तो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंसुलिन के लेवल से गवर्न होता है। इंसुलिन का लेवल बॉडी में ये बताता है कि बॉडी का एनर्जी स्टेटस कैसा है।
मैं जिन मतलब जो भी फार्मर्स हैं हमारे, जिन्हें हम फीड फॉर्मुलेशन देते हैं, जिनके फार्म्स देखते हैं, वहाँ पे हमने इस बात को प्रैक्टिकली देखा है। हमारा एनिमल विद इन 30 डेज हीट में आ जाता है। बहुत सारे मतलब ऐसे एनिमल रहते हैं फार्म में, जब हम प्रोटोकॉल और फीड यूज़ करते हैं तो विद इन 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज एनिमल अपनी हीट शो कर देता है, स्टैंडिंग हीट। स्टैंडिंग हीट क्या होती है? बिहेवियर होता है काऊ का कि जब वो रेडी होती है मीटिंग के लिए, मतलब अपने वो शो करती है, एक तरीके से हीट में आ जाती है, तो वो खड़ी रहती है। अगर उसके ऊपर कोई माउंटिंग करे, बुल माउंट करे, तो वो खड़ी रहेगी, क्योंकि वो इस टाइम मीटिंग के लिए तैयार है। तो विद इन 30, 35, 40 डेज अगर ओव्यूलेशन हो जा रहा है, तो इसका मतलब अंदर का जो एंडोक्राइन बैलेंस है हमारा, वो प्रॉपर हो चुका है, और वो अपनी उसी स्थिति में आ गया है जो नॉर्मल काऊ की, हेल्दी काऊ की होती है। तो ये जो स्टैंडिंग हीट होती है, ये दरअसल एस्ट्रोजन के लेवल से गवर्न होती है। अगर काऊ के अंदर मतलब ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब अगर हीट में नहीं आ रही है काऊ, हीट शो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन की बॉडी के अंदर कमी है। और एस्ट्रोजन की कमी कब होगी? जब फॉलिकल ठीक से मैच्योर नहीं होगी, क्योंकि फॉलिकुलर की जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वही एस्ट्रोजन बनाती हैं। तो इसका मतलब एलएच कम आया, एलएच कम आया तो एस्ट्रोजन कम बना, एस्ट्रोजन कम बना तो फिर मतलब एनिमल ने हमें हीट शो नहीं की। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होते हैं वो पुअर हीट मतलब शो करते हैं, ईस्टर साइकिल उनकी पुअर होती है, और ज़्यादातर केसेस में वो डिले हो जाती है, एनिमल हीट में नहीं आता, 2-2 महीने भी नहीं आता। तो इसे हम अगर कंबाइन करके देखें इस बात को, तो लो ग्लूकोज इन अर्ली पोस्टमार्टम लीड्स टू नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। ठीक है, जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम रहेगी काविंग के बाद, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु चला जाएगा। और यहाँ पर भैंस या गाय की कोई वो नहीं है, चाहे देसी काऊ हो, भैंस हो, एक्जोटिक काऊ, जर्सी, एचएफ, कुछ भी हो, सबके अंदर एक ही फिजियोलॉजी चलती है। ठीक है, और जब एनर्जी नहीं होगी तो दूध क्या देगा एनिमल? तो अगर हम एनर्जी को करेक्ट करके फर्टिलिटी को ठीक कर लेते हैं, तो दूध तो अपने आप प्रोड्यूस हो ही जाएगा, क्योंकि वो ग्लूकोज से हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, ये इंसुलिन के लेवल को डिसरप्ट करता है, जिससे एलएच और एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, और वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर हार्मोनल सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी है oocyte के मैचुरेशन के लिए और ओवुलेशन के लिए, जो कि एनर्जी की कमी की वजह से और इंसुलिन की कमी की वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्टिलिटी जाहिर सी बात है ऐसे में कम हो जाएगी। पिछली वीडियो में फिर मैं वही कहूँगा, क्योंकि सारी वीडियोस के तार ना जुड़े रहते हैं, क्योंकि मैं वैसी वीडियोस तो बनाता नहीं हूँ लेक्चर्स की, मतलब सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए, यूट्यूब पे डालने के लिए बना दिए। मेरी कोशिश रहती है कि जो बिल्कुल एक बेसिक मैकेनिज्म है वो किस तरीके से चल रहे हैं वो हम थोड़ा सा जान पाएँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा डीप में मैं जाऊँगा कि ग्लूकोज जो ज़रूरत होती है, जो हमारी oocyte होती है, जब वो पनप रही होती है, सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी oocyte, तो वो कुछ सेल्स से घिरी रहती है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन्हें ये थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाती हैं, जहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। अगर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम है बॉडी के अंदर, तो स्टेरॉइडोजेनेसिस नहीं हो पाती, मतलब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो एस्ट्रोजन अगर कम होगा तो एनिमल हीट शो नहीं करेगा, और किसी तरीके से अगर ओवुलेशन हो भी जाता है, मान लीजिए ओवुलेशन हो गया, आपने उसे सीमेन से फर्टिलाइज भी करा दिया, तो अब जो थीका सेल्स थी वो कम ग्लूकोज अवेलेबिलिटी की वजह से प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर नहीं बनाएंगी, तो एनिमल फिर मतलब अपने कंसेप्शन को कैरी नहीं कर पाएगा, वो अबॉर्ट कर जाएगा। तो ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होती है, ये एनर्जी स्टेटस से इफेक्ट होती है, जिसके अंदर जो बताया था आपको, जीएनआरएच प्रॉपर नहीं निकलता है, उसका सिक्रीशन नहीं होता है एनर्जी स्टेटस कम होने की वजह से, जिससे एलएच एफएसएच नहीं निकल पाते हैं, और आगे फिर वो हमें इनफर्टिलिटी के रूप में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये एक रीज़न है एनिमल का, बहुत बड़ा रीज़न है उसमें ना आने का, मतलब हीट में ना आने का। बाकी कुछ इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं, लेकिन वो भी इन्फेक्शन भी एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो गई है।
मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जब भी आप लोग मतलब मुझसे बात करते हैं या आपने मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन की होगी, डेयरी की ट्रेनिंग, उसमें किस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है? रखो नेक इरादे। कि अगर इसे आपने समझ लिया, रखो नेक इरादे को, तो आपने डेयरी का मतलब एक 90% चीज़ समझ ली। रिमेन को बनाए रखना है, उसकी एक्टिविटी को, उसकी हेल्थ को बनाए रखना है, रखो। नेक, एन से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, के से कैल्शियम, ठीक है, और फिर लास्ट में इरादे से, के आई से इम्यूनिटी। इन 4 चीज़ों को अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप भरपूर दूध लेंगे, अपने एनिमल का जेनेटिक पोटेंशियल पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। समझे आप? तो ये एक मतलब टेक्निकल ग्लिच है जिसे फार्मर नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे। मतलब बस मैं क्या कहूँ अब, लेकिन जो अपने आप को खूब समझते हैं कि हमें खूब डेयरी आती है, तब भी अगर ये बातें नहीं पता है तो उन्हें कुछ नहीं पता है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है? एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होती है। अब मैं फिर इम्यूनिटी के ऊपर आता हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब ग्लूकोज कम होता है तो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो बताया आपको, नेफा जिसे कहा जाता है, नॉन एस्टिफाइड फैटी एसिड, वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो ब्लड के ज़रिए से ग्लूकोज तो पहुंच नहीं रहा है, लेकिन नेफा पहुंच रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से ROS प्रोड्यूस होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। वो फ्री रेडिकल्स भी oocytes को डैमेज करते हैं। इसी वजह से मैं अपने फीड जब भी बनवाता हूँ, जो फार्मर मतलब यूज़ कर रहे हैं मेरा फार्मूला, उन्हें इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये जो मैं सेली बूस्ट डलवाता हूँ अपने फीड में, वो इसी वजह से, ताकि उसका जो ये वाला प्रोसेस है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फ्री रेडिकल्स को हम मैनेज कर सकें और oocytes के डैमेज को रोक सकें। ठीक है। तो oocyte की क्वालिटी, नेफा अगर हाई होगा ब्लड में तो oocyte की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एनर्जी शॉर्टेज की वजह से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। तो अल्टीमेटली वही बात आ गई हमारी। तो इन मतलब पॉइंट्स को हम समराइज़ करते हैं। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा अगर बॉडी में से एनर्जी ज़्यादा निकल रही है और पशु कम खा रहा है या उसकी पूरी नहीं हो रही है एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब है लो ग्लूकोज, ग्लूकोज कम होगा, जिससे इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रभावित होंगे। वो प्रभावित होंगे तो ओवेरियन फंक्शन नहीं होगा, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, LH की सर्ज डिसरप्ट होगी, LH नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, स्टीरॉयडोजेनेसिस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कम होगा, तो मतलब स्टैंडिंग हीट देखने को नहीं मिलेगी जब एस्ट्रोजन नहीं होगा। तो oocyte का मैच्योरिटी ठीक से नहीं होगी, मैच्योरेशन नहीं होगा, क्योंकि उससे के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लो ग्लूकोज, पुअर oocyte क्वालिटी, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से oocyte वैसे भी डैमेज होंगी। तो यहाँ पर हमने हर एक मतलब पॉइंट को कनेक्ट किया और आपको बताया कि किस तरीके से ईस्ट्रस साइकिल और बॉडी का जो एनर्जी स्टेटस है वो आपस में जुड़े रहते हैं, कंबाइन रहते हैं। अगर आप इस प्रॉपर चीज़ को समझ लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मतलब इन्हें मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और भी है कि जब नेफा की वो बढ़ती है ना ब्लड के अंदर, तो वो एक लाइपोटॉक्सिसिटी करता है जब ब्लड के अंदर। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलेंगी। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, हीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
फैट ज़्यादा मतलब होता है या नेफा की फॉर्म में, नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड की फॉर्म में, तो लाइपोटॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि वो क्योंकि फैट कहाँ मेटाबोलाइज होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल्स के, तो उस साइड की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर नेफा की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो उसके लिए टॉक्सिक होता है, मतलब एक तरीके से जहर का काम करता है। सही है। तो वहाँ पर भी ऊसाइट की क्वालिटी मतलब हैम्पर होती है, और वो डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता है। तो काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है आप लोग इसे समझे होंगे। अगले उसमें मैं इसे और वीडियो को थोड़ा सा और रिफाइन करके बताऊंगा, क्योंकि कौन से हार्मोन्स हैं, जैसे लेप्टिन का मैंने जिक्र किया, जो एक एनर्जी रिपोर्टर की तरह काम करता है। इंसुलिन एज ए एनर्जी मैनेजर काम करता है। IGF-1 होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो फर्टिलिटी बूस्टर कहलाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। तो वो कैसे ये बिग पिक्चर कनेक्ट होती है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबी हो चुकी है, तो एनर्जी किस तरीके से फर्टिलिटी के साथ कनेक्टेड है, एनर्जी स्टेटस काउ का, वो मतलब बहुत अहम है समझना। दूध प्रोडक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फर्टिलिटी एनिमल की मेंटेन है तो दूध प्रोडक्शन भी हो जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ें साथ में अगर हैं। कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं प्रोड्यूस हो रहा लेकिन फर्टिलिटी ठीक है हमारे यहाँ, कुछ लोग कहते हैं दूध तो प्रोड्यूस हो रहा है फर्टिलिटी ठीक नहीं है। तो दोनों को साथ में लेके हमें चलना है, तभी हम सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग कर पाएंगे। आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से, या मेरे मतलब जो एक्सपीरियंस है जिससे हमने मतलब फार्म्स रिवाइव किए हैं, बंद होते हुए फार्म रिवाइव किए हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम फीड फॉर्मुलेशन बनाते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर हम किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोर्स डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डी-कैट प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंट का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। IMN पायरोफोर्स किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। IMN पायरोफॉस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।
अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और बीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 केजी के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं।
आधुनिक डेयरी गायों में जब वे बछड़ा देती हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियों की गतिशीलता वाकई में अद्भुत होती है, जिससे वे ब्याने के तुरंत बाद काफी अधिक दूध उत्पादन कर पाती हैं। लेकिन यह दूध उत्पादन ब्याने के समय कम आयनिक कैल्शियम की उपलब्धता के कारण अक्सर सीमित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक कैल्शियम दूध में रिस जाता है। इस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है और यह आमतौर पर डेयरी गायों और भैंसों में ब्याने के समय देखी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर कैल्शियम की कमी के मामलों में मांसपेशियों के कार्य जैसी सभी कैल्शियम निर्भर गतिविधियां कम होने लगती हैं या रुक भी सकती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए पशु की ट्रांजिशन अवधि के दौरान एक नेगेटिव डीकैड आहार की आवश्यकता होती है, जो ब्याने के समय हाइपोकैल्सीमिया को रोकने और पशु के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इस बायोकेमिस्ट्री की समझ के साथ हमने अपना अनूठा उत्पाद क्लोरोमेट विकसित किया है, जो हाइपोकैल्सीमिया को रोकने के लिए ब्याने के समय हड्डियों से पर्याप्त कैल्शियम जुटाने में मदद करता है। ट्रांजिशन समय में उपयोग के लिए क्लोरोमेट अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है और मात्र 60 ग्राम की खुराक 60 लीटर कैपेसिटी के पशु के लिए भी पर्याप्त होती है। हम क्लोरोमेट को शामिल करके आपके ट्रांजिशन फीड को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। ये ब्याने से 21 दिन पहले की अवधि के दौरान बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे किफायती और विश्वसनीय तरीका है। क्लोरोमेट को अभी मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें या स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।